हेलो मेरे क्लास 9 के फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत मज़ेदार चैप्टर जीवों में विविधता, इस पिक्चर को देखो। सारे ही आपकी तरह फ्रेंड्स खड़े हैं इसमें, पर इनमें समानता है और इनमें विविधता भी है। बाल के कलर, आंखों के कलर, हाइट में, पर समानता सभी बच्चे हैं। इनको देखो, इनमें समानता भी दिख रहा है, विविधता भी दिख रहा है आपको। और इनको, अरे बाप रे, इनमें विविधता तो ज़्यादा है। बिल्कुल इसी तरह हर छोटे बड़े ऑर्गेनिजम्स में आपको बहुत विविधता देखने को मिलेगी। किसी भी तालाब या पार्क में चले जाओ, कितने सारे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। ये चारों ओर असीम विविधता बनने में लाखों साल लगे हैं। तो विविधता का मतलब क्या हुआ? जीवधारियों में विशिष्ट लक्षण, इससे जीवों का वर्गीकरण होता है। इसको देखो, इनमें दोनों ही चलते हैं। इनके 2 पाँव हैं, उनके 4 पाँव हैं। तो क्या आप दोनों को एक ही समूह में रखोगे? सोचने की बात है ना। तो वर्गीकरण मतलब एक समूह में किस तरह के लक्षण वाले जीव रहेंगे और एक और दूसरे समूह में अंतर क्या होगा। एक और चीज़ ये समझना है, नए हर समूह के अंदर नए नए लक्षण भी होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वायरस आया कोविड, और उसने 2 साल के अंदर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब ओमिक्रॉन, देखो नए नए आते जा रहे हैं ना। अब देखो वर्गीकरण का आधार, फिर से एक बार देख लो आप इसको। लक्षण का मतलब होता है कि कोई विशिष्ट कार्य करने की क्षमता। जैसे गाय में पूंछ है, पूंछ से वो मच्छर भगाती है। इंसानों को तो मच्छर काटते हैं, पर इंसान का तो पूंछ नहीं है, वो हाथ से मच्छर मारते हैं। तो एक ही काम गाय पूंछ से और इंसान हाथ से करते हैं। याद रखना, हर वर्ग में निचले स्तर के लक्षण ऊपर के स्तर के लक्षण को निर्धारित करता है। गाय और इंसान दोनों भागते हैं, पर गाय 4 पाँव से और इंसान। सभी जीव जंतुओं को उनके शारीरिक संरचना और कार्यों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। याद रखना, कुछ जीव में न प्राचीन काल से लेकर अब तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कुछ जीव समूह में काफ़ी हुआ है। पहले प्रकार के जीव पुरातन और दूसरे को नवीन कहते हैं। नवीन का मतलब ये नहीं कि पुरातन खत्म हो गए। जैसे पेड़ की एक डाल, एक पेड़ में पुराने डाल, नए डाल सब होते हैं, बिल्कुल इसी तरह पुरातन जीव, नवीन जीव एक तरह रहते हैं। तो वर्गीकरण को पदानुक्रमित कैसे किया जाए? साइंटिस्ट ने उनको सारे जीवों को एक विशाल किंगडम या जगत में रखा है, और उसके डिवीजन होता है फाइलम, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति में। रॉबर्ट विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 5 किंगडम के बारे में बात किया है। नंबर 1 किंगडम है मुनेरा। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा, ये सिंगल सेल्स के हैं, और इनकी जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, ये बहुत अच्छी तरह से संगठित नहीं है, और उनके कोई कोशिकांग भी नहीं है। और इनमें कुछ कोशिकाओं में तो भित्ति है, सेल वॉल है, कुछ में है नहीं। मोनेरा कुछ स्वपोषी होते हैं और कुछ विषमपोषी होते हैं। 2 नंबर किंगडम है प्रोटिस्टा, जिसमें है पैरामीशियम, अमीबा इत्यादि। एक कोशिका और यूकारियोटिक। यूकारियोटिक यानी कि इनका जो न्यूक्लियस है वो सुकेंद्रिक है, उसमें अच्छी तरीके से एक वॉल बना हुआ है। गमन के लिए सीलिया यूज करते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हैं। 3 नंबर पे है फंजाई, और जैसे देखो सारे मशरूम्स इसमें आते हैं। ये विषमपोषी और यूकारियोटिक होते हैं। फंजाई में कुछ तो मृतजीवी जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर पोषण करते हैं, कुछ परजीवी जो दूसरों प्राणियों से भोजन प्राप्त करते हैं, कुछ स्थायी जीवी जो दूसरों के साथ मिलकर भोजन प्राप्त करते हैं, और कुछ फंजाई विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता भी प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई की जो सेल वॉल है, इसमें काइटिन नाम का एक जटिल शुगर पाया जाता है। तो बच्चों, इन तीनों को एक बार एक साथ देख लो, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। अब हम आगे बढ़ेंगे 4 नंबर पे, प्लांटी यानी कि पेड़ पौधे। इनकी विशेष लक्षण, कोशिका भित्ति वाले, सेल वॉल है, यूकारियोटिक यानी कि न्यूक्लियस बहुत क्लियर है, और बहुकोशिक मल्टी सेलुलर। ये स्वपोषी होते हैं। ये अपना, आप तो जानते ही हो, पौधे प्रकाश में अपना भोजन अपने आप तैयार कर लेते हैं। इनमें 2 प्रकार होते हैं, क्रिप्टोगैम जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं। इनमें भी 3 सब डिवीजन है। नंबर 1 थैलोफाइटा या शैवाल, इनके शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं है। नंबर 2 ब्रायोफाइटा, देखो विभाजित हो रहे हैं, तन और जड़ अलग हो रहे हैं, पर शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जल ले जाने के लिए कोई विशेष ऊतक नहीं है। तीसरे नंबर पे टेरिडोफाइटा, अब शरीर में जड़, तन, पत्ते तीनों आ गए हैं, और संवहन के लिए, पानी और भोजन को ले जाने के लिए, इसके लिए भी ऊतक तैयार हुए हैं। तो देख रहे हो ना कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरे तरीके पौधे होते हैं फेनेरोग्राम, जिनके बीज उत्पन्न करने की क्षमता है। इसमें भी 2 तरीके हैं, जिम्नोस्पर्म जैसे पाइन, साइकस, ये नग्न बीज उत्पन्न करते हैं, बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं। दूसरा है एंजियोस्पर्म, जो फल उत्पन्न करते हैं और फल के अंदर बीज रहता है। हर बीज में बीज पत्र होते हैं, कुछ में तो 1 बीज पत्र होता है और कुछ में 2।
तो इसको पौधा जगत को, पादप जगत को एक बार फिर से देख लो। लेफ्ट साइड पे क्रिप्टोग्राम जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते, राइट साइड पे फेनेरोग्राम जिसमें बीज होते हैं। अब हम आ रहे हैं किंगडम एनिमैलिया में। सुकेंद्रिक यानी कि बहुत अच्छा न्यूक्लियस, विषमपोषी यानी कि दूसरों पर भोजन करते हैं, बहुकोशिका, कोशिका में न सेल वॉल नहीं होता। ये भी दो तरीके के होते हैं। जिनका बैकबोन है उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट या कशेरुकीय, और जिनका बैकबोन नहीं है उनको इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकीय। तो स्टार्ट करें इनवर्टिब्रेट से। सबसे पहले पोरिफेरा या स्पंज, ये पानी में मिलेंगे, सचल नहीं है, किसी सतह से जुड़े होंगे और सारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र जिससे ये जल, भोजन, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और इनमें कोई उत्तक का विभाजन नहीं होता, इसलिए ये सबसे सिंपल फॉर्म है। नेक्स्ट है सिलियंट्रेटा, जिनमें ये जलीय जंतु हैं, कुछ तो समूह में रहते हैं, कुछ एकाकी, और एक बहुत इंटरेस्टिंग, इनके शरीर में अब उत्तक का विभाजन हो गया है, बाहर एक उत्तक और अंदर एक उत्तक, और एक देह गुहा भी होता है। तीसरे नंबर पे प्लैटीहेल्मिंथ, अब इनका शरीर थोड़ा और आगे बढ़ा, दाएं और बाएं हिस्से का संरचना समान है और शरीर त्रिकोणक है, बाहरी उत्तक, अंदर के उत्तक और अंदर कुछ अंग भी होते हैं। ये चपटा सा होता है और देह गुहा नहीं होता। चौथे नंबर पे निमेटोडा, जिसमें सारे कृमि होते हैं, ये भी त्रिकोणक, अंदर बाहर उत्तक और बीच और कुछ अंग होते हैं, दोनों साइड समान, शरीर बेलनाकार, और ये पैरासाइट्स होते हैं। इनके ये न आपके शरीर में घुस जाएंगे और आपके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। अब हम आएंगे पांचवें नंबर एनेलिडा या केंचुआ में। दोनों साइड समान, त्रिकोणक, शरीर में एक गुहा है और जिसमें भिन्न भिन्न अंग हैं, और इनके सर से पांव तक खंडित खंडित रूप में होते हैं। इनमें न कई तरीके के तंत्र बन गए हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, संवहन, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम, और ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। और छठे नंबर पे आर्थ्रोपोडा, ये तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके शरीर देखो कैसे खंड खंड वाले हैं, और इनका देह गुहा रक्त से भरा हुआ है। अगर आप इसको जोर से मारोगे ना, पचात करके इतना सारा खून निकलेगा, और इतने सारे मच्छर, मक्खी, सारे तरह के झींगे और बीज, वॉस्प्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं। और हम आएंगे मोलस्का में, जो है घोंघा और सीप। इनका देह गुहा बहुत कम होता है, और मोलस्का का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें उत्सृजन के लिए किडनी जैसे ऑर्गन्स बन गए हैं, गुर्दे तैयार हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है ना, एक के बाद एक हम बढ़ते जा रहे हैं। और अधिकांश मोलस्क में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कवच मिलता है। और हम अब आएंगे इकानोडर्मेटा, जैसे स्टारफिश, सी अर्चिन, इनके सारे त्वचा पर कांटों कांटे ही कांटे। ये मुक्तजीवी समुद्र जंतु है, देह गुहा और त्रिकोणक है। और लास्ट हम आएंगे प्रोटोकॉर्डेटा। बाकी सारे जीवों से इसका डिफरेंस क्या है कि इसमें देह गुहा के अंदर पीठ में एक छड़ की तरह नोटोकॉर्ड है, जो तंत्रिका, उत्तक और आहार नाल को अलग करती है। इसके जो मसल्स हैं, ये नोटोकॉर्ड में साथ जुड़कर उसको चलने में सहायता प्रदान करती है। तो जो इन्वर्टिब्रेट है, अकशेरुकीय है, इनको एक बार फिर से देख लो। 9 टाइप्स देख लो इनको। अब हम बढ़ेंगे वर्टिब्रेट या कशेरुकीय की तरफ, और इनके लक्षण हैं दोनों साइड समान, त्रिकोणक, देह गुहा युक्त, इनमें नोटोकॉर्ड भी है और मेरुदंड यानी कि वर्टिबल कॉलम भी है। सबसे पहले आप देखो लैम्प्रे मछली, जिसको हम साइक्लोस्टोमेटा भी कहते हैं। देखो इनका शरीर कैसा लंबा है, चिकना सा है, गोल सा मुंह है, जबड़ा नहीं है, और इस गोल मुंह से ना ये चिपक जाते हैं दूसरे जंतु के शरीर से और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला हम आएंगे मत्स्य। ये समुद्र, नदी, तालाब सब में रहते हैं और इनका सारा शरीर स्केल से ढका होता है। ये तैरती हैं, और एक चीज़ आप ज़रूर याद रखना कि इनके सांस लेने के लिए ये क्लोम्स या गिल्स का इस्तेमाल करती हैं। ये असमतापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड है, और इनका जो हार्ट है इसमें 2 कक्ष हैं। ये अंडे देती है, और आप तो जानते ही हो मछलियों में बहुत सारे कांटे होते हैं, ये इसकी अस्थि होती है। और तीसरे नंबर पे एम्फीबियन, जल स्थर चर। देखो कितने टाइप के। इनके त्वचा पे ना छोटे छोटे श्लेष्मा ग्रंथि होती है, जिससे म्यूकस, चिपचिपा सा एक सिक्रीशन होता है। इनका हार्ट में 3 कक्ष हैं। आगे बढ़ रहे हैं ना हम। इनका बाह्य कंकाल तो नहीं है, पर इनके सांस लेने के लिए ये क्लोम्स का भी इस्तेमाल करते हैं और फेफड़े का भी। पानी में क्लोम और लैंड पर फेफड़े का, और ये अंडे देती है। अब हम आएंगे सरीसृप या रेप्टाइल्स। ये असमतापी है और इनका सारा शरीर शल्क से ढका हुआ है। श्वसन तो फेफड़ों से होता है। इनका भी हार्ट 3 कक्ष है, पर केवल मगरमच्छ में 4 कक्ष बन गए हैं। इनके अंडे ना एक बहुत कठोर कवच से ढके होते हैं। कितने टाइप के सरीसृप देखो। और हम अब आएंगे 5वें नंबर बर्ड्स पे। ये है समतापी यानी कि वार्म ब्लडेड, और इनके हार्ट में 4 कक्ष आ गए।
2 जोड़े पैर, आगे के 2 पैर उड़ने के लिए पंख में परिवर्तित है। इनके सारे शरीर पे पर है, श्वसन फेफड़ों से होता है और ये अंडे देती है। और फाइनल नंबर पे हम आएंगे मैमल्स या स्तनपायी। ये शिशु को जन्म देते हैं और नवजात शिशु के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं। और मैमल्स के शरीर पर आप देखोगे बाल, तेल और श्वेत ग्रंथियाँ भी होती हैं। तो एनिमल किंगडम को एक बार देख लो। लाल वाले जो हैं ये है नॉन इन्वर्टिब्रेट और पर्पल वाले कॉर्डेट या वर्टिब्रेट। इनको एक बार देखो फिर से। अब जीव जंतुओं का नामकरण कैसे हुआ? इनके वैज्ञानिक पद्धति को लिनेस नाम के वैज्ञानिक ने 18वीं सदी में किया। सबसे पहले हम जीनस का नाम लिखते हैं जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और सेकंड हम स्पीशीज का नाम लिखते हैं। जैसे शेर को कहते हैं पैंथेरा टाइग्रिस, कुत्ते को कहते हैं कैनिस ल्यूपस फैमिलियारिस और इनको फेलिस कैटस। अच्छा लगा आपको ये चैप्टर? थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।